डिस्कस हम ये कर रहे थे कि इन्वेस्टमेंट अप्रेजल या कैपिटल बजटिंग के लिए हम डिसाइड ये करना चाह रहे होते हैं कि क्या हमें एक पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के अंदर पैसे इन्वेस्ट करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। इसको जज करने के मुख्तलिफ तरीके हमने पढ़े, क्योंकि देखिए रास्ते अलग अलग हैं। एक रास्ते ने कहा कि आप प्रॉफिट के बेसिस पे जज करो, और उसने हमें सजेस्ट किया ARR, अकाउंटिंग रेट ऑफ रिटर्न, जो कि हमने एक्सप्लेन किया था कि दिस इज एक्सटेंडेड वर्जन ऑफ ROCE, ठीक है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। वो हमने कैसे कैलकुलेट किया कि एक प्रोजेक्ट के टोटल प्रॉफिट्स निकाले कि 3 साल का प्रोजेक्ट है, 5 साल का प्रोजेक्ट है, 7 साल का प्रोजेक्ट है, जितने भी साल का प्रोजेक्ट हो, उसमें से हमें कितना प्रॉफिट एक्सपेक्टेड है उसको हमने कर दिया एवरेज एनुअल प्रॉफिट, और देखा कि हमारी एवरेज इन्वेस्टमेंट कितनी है। देखिए, अगर मैं बैंक में पैसे रखवाता हूं, बिलफर्ज 80 लाख रुपए रखवा दिए 5 साल के लिए, अगर उसमें मुझे 12% हर साल का मिलता है तो 80 लाख का 12% मुझे हर साल मिलेगा, और 5 साल के बाद मुझे मेरे 80 लाख रुपए सही सलामत वापस मिलेंगे ना। लेकिन अगर वही 80 लाख रुपए मैं एक एसेट में लगाता हूं, तो एसेट को अगर 80 लाख रुपए आज मैंने दिए, 5 साल के बाद वो मुझे 80 लाख रुपए वापस नहीं करेगा। तो मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न कैलकुलेट करते वक्त इस बात को भी देखना चाहिए कि मेरे 80 लाख भी तो घिस जाएंगे, वहां 80 लाख कहीं नहीं जाएंगे, वो मुझे वापस मिलेंगे। तो हम एक तो डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं हर साल, जो प्रॉफिट हमने कैलकुलेट किया उसमें से एसेट की डेप्रिसिएशन भी माइनस कर रहे हैं, और जो इन्वेस्टमेंट है वो क्योंकि 80 लाख आज है और बिलफर्स उसकी रेजिडुअल वैल्यू 6 लाख है, तो हम उसको एवरेज कर देंगे 80 + 6 / 2, एक परसेंटेज आ जाएगी। हम ये देखेंगे कि हमारा टारगेटेड रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है, और मैनेजमेंट ये वाजे कर देगी कि जब भी कोई प्रोजेक्ट हमें एक सर्टेन लेट्स से 15% ज्यादा से ज्यादा ARR देगा, हम उसको एक्सेप्ट करेंगे, बाकियों को हम जवाब दे देंगे। दूसरा हमने तरीका पढ़ा था पेबैक पीरियड। वो ये देखता था कि हमें हमारे जो प्रिंसिपल अमाउंट है, जो इन्वेस्टमेंट है, वो कितने टाइम में हमें वापस आ जाएगी, रिकवर हो जाएगी। तो द वन विद द शॉर्टेस्ट पेबैक या एक डिटरमिन्ड पेबैक, टारगेटेड पेबैक से अर्ली जो हमें पैसे वापस करेगा, हम उसमें इन्वेस्टमेंट करेंगे। तीसरा और चौथा जो बात थी दैट वाज बेस्ड ऑन टाइम वैल्यू ऑफ मनी। ये हमने समझा कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी में एक होती है प्रेजेंट वैल्यू, एक होती है फ्यूचर वैल्यू। पहले हमें यह समझाया जाता था कि इन्फ्लेशन की वजह से आज जो रुपए की कदर है, साल भर बाद रुपए की कदर वो नहीं रहेगी। कहने की बात है, ऐसा नहीं है, मेनली ऐसा नहीं है। दर हकीकत क्या है कि हम अगर आज पैसा होगा हमारे पास तो उसको हम इन्वेस्ट कर सकते हैं और वो हमें कुछ कमा के देगा, या अगर हम किसी से पैसा आज लेते हैं तो साल भर बाद वो प्रिंसिपल मुझसे वापस नहीं लेगा, वो प्रिंसिपल और उस पर मुझसे मार्कअप चार्ज करेगा। तो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा था कॉस्ट ऑफ कैपिटल का। अब ये हमें वाज़ेह है कि कॉस्ट ऑफ कैपिटल का जब भी मैं नाम लूंगा तो हमारे दिमाग में एकदम से क्या आ जाएगा, व्हाट इज कॉस्ट ऑफ कैपिटल? दिस इज इन्वेस्टर्स रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। दुरुस्त। लिहाजा अगर एक बैंक में पैसे रखवाए जाएं तो उनसे पैसों की बात की जा सकती है कि आप हमें कितना रिटर्न देंगे, लेकिन एक मशीन खरीदी जाए तो वो हमें ये तो बता सकती है कि वो कितने यूनिट्स बना के देगी। वो यूनिट आप कितने का बेचते हो, उसको बनाने में आपका खर्चा कितना आता है, आपको कंट्रीब्यूशन मार्जिन कितना बचता है, ये कैलकुलेशन आप जानो, मशीन ना जाने, क्योंकि मशीन इज नॉट अ फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। वो आपसे पैसों की ओपन डिस्कशन नहीं कर सकती क्योंकि उसको सिर्फ यूनिट बनाने से काम है। तो हम क्या करते हैं, ये देखते हैं कि जब मशीन खरीदेंगे वो तो आज खरीदेंगे, यानी हमें जो मशीन में पैसे डालने पड़ेंगे वो आज डालने पड़ेंगे, तो वो प्रेजेंट वैल्यू पे है। ठीक है, प्रेजेंट वैल्यू का मकसद दिस इज एक्सक्लूडिंग ऑफ इंटरेस्ट। इन्वेस्टर का इसमें कोई रिटर्न शामिल नहीं है, लेकिन मशीन जो मुझे रिटर्न देगी, जो यूनिट्स बना के देगी, जिससे मैं कंट्रीब्यूशन मार्जिन कमाऊंगा, वो मुझे बाद में देगी, जिसको हमने कहा फ्यूचर वैल्यू। अब मशीन ना जाने,
फ्यूचर वैल्यू क्या है, प्रेजेंट वैल्यू क्या है। लेकिन मैं तो समझता हूं कि अगर मैं इन्वेस्टर से पैसे लूं आज और इन्वेस्टर को पैसे दूं साल भर बाद, तो पूरे के पूरे वो प्रिंसिपल में तो नहीं काटेगा। मिसाल ले लेते हैं, मैं एक बैंक हूं, आपको गाड़ी खरीदनी है, सही है, आप गाड़ी पसंद करके आ गए जो कि 50 लाख रुपए की एसयूवी है, ठीक है। मैंने कहा ठीक है, गाड़ी हो जाएगी, लेकिन इक्विटी होना ज़रूरी है, यानी आपकी तरफ से भी कुछ अमाउंट आना चाहिए। तो आपने कहा सर मेरे पास ना एक कल्टस है, वो 15 लाख रुपए में बिक जाएगी, तो 50 लाख रुपए की गाड़ी का 30% मैं आपको दे दूंगा, 15 लाख रुपए, बाकी मैं आपको फाइनेंस कितना करूंगा, 35 लाख। मैं कहता तो ठीक है, लेकिन आप ये 35 लाख रुपए मुझे कैसे देंगे, क्योंकि आपने जिससे गाड़ी पसंद की है उसको तो पेमेंट मैंने आज करनी है, जिसमें से 15 आपके 35 मेरे, मैंने उसको 50 लाख दिए, मैंने कहा भाई गाड़ी हमें दे दो, उसने कहा डन हो गया, मुझे तो पेमेंट मिल गई, किसी ने भी दी। मैंने टाइटल अपने पास रखा, कागजात अपने पास रखे, गाड़ी आपको दे दी सिक्योरिटी की वजह से। अगर आपको मैं 5 साल में 7-7 लाख रुपए करके आपसे लूं, ठीक है, तो 5 साल में हर साल 7-7 लाख रुपए अगर आप मुझे दे, तो मुझे आपने कितने दिए, 35 लाख। क्या मुझे आपको गाड़ी लेके देनी चाहिए? बैंक के पास लोगों के पैसे हैं, मैंने जिनसे पैसे लिए हुए हैं उनको मैंने रिटर्न देना है। अगर उन्होंने मुझे 35 लाख दिए थे तो वो वापस मुझसे 35 लाख नहीं लेंगे। इसी तरीके से मैंने अगर आपको 35 लाख दिए थे तो मैं वापस आपसे 35 लाख नहीं लूंगा, क्योंकि आप जब मुझे 7 लाख देंगे तो मैं पूरे के पूरे 7 लाख 35 लाख में से नहीं उड़ाऊंगा, ठीक है। अच्छा, अब सिलसिला क्या करते हैं, मुझे तय करनी है एनुअल इंस्टॉलमेंट। ये तय करना है कि जो लेसी है, जो मुझसे गाड़ी फाइनेंस करवा रहा है, मैं उससे सालाना कितनी किस्त चार्ज करूं, ठीक है। मैंने ये सोचा कि यार मुझे बैंक के शेयर होल्डर्स की वेल्थ मैक्सिमाइज करने के लिए नहीं तो 12% तो मिलने चाहिए, सही है। अब प्रेजेंट वैल्यू का कॉन्सेप्ट आपने क्यूएमटी में पढ़ा था। अगर एनुअल कांस्टेंट कैश फ्लो है तो उसको प्रेजेंट वैल्यू पे लाने के लिए हम मल्टीप्लाई किससे करते हैं, एन्युटी फैक्टर। एन्युटी फैक्टर कैलकुलेट करने का तरीका क्या होता है, 1 - 1 + i और -n डिवाइडेड बाय i। अच्छा, आपको कितने टाइम के लिए चाहिए, तो मुझे गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि गाड़ी आप 5 साल से ज्यादा के लिए फाइनेंस नहीं कर सकते। तो आपने कहा सर 5 साल के लिए दे दें, मैं कहा डन हो गया, मैं आपको 5 साल के लिए दे देता हूं। हम एन्युटी फैक्टर निकालते हैं, मुझे आपसे कमाना कितना फीसद है, 12%, सही है, और 5 साल में। तो हम क्या करेंगे, 1 - 1.12 12%, माइनस नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं, 5, ठीक है, 0.12। तो मेरा एन्युटी फैक्टर कितना आ गया, 3.604। ओके, अब मुझे यह पता है कि मुझे आपसे प्रिंसिपल कितना लेना है। 35 लाख मुझे तो भाई प्रिंसिपल है मेरा, वो तो मुझे आपसे चाहिए, और मुझे आपसे 12% का रिटर्न भी चाहिए। तो मैंने क्या किया, एन्युटी फैक्टर। अब मैथ्स है सिंपल, मुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट निकालनी है। मैं 35 लाख को डिवाइड करूं 3.605 से, तो मुझे एनुअल इंस्टॉलमेंट पता चल जाएगी, 9 लाख। जब 1 साल बाद आप मुझे 9,70,934 रुपए देंगे, क्या मैं 35 लाख रुपए के कर्जे में से, जो मेरा रिसीवेबल है, आपके ऊपर लोन है, उसमें से 9,70,000 ऐसे माइनस कर दूंगा? क्या आपने मुझे इतने दे दिए बाकी दे दो? नहीं ना।
अब हम बेसिकली क्या करेंगे, हम कहेंगे देखिए आपके ऊपर कर्जा है 35 लाख रुपए का, ये प्रेजेंट वैल्यू है, मैं आपसे इंटरेस्ट चार्ज कर रहा हूं 12%, तो 35 लाख का 12% कितना बनेगा, 420। अब दर हकीकत आपके ऊपर 35 लाख का कर्जा नहीं है साल बाद, अब आपके ऊपर 39,20,000 का कर्जा है। आप उसमें से मुझे इंस्टॉलमेंट दे रहे हैं 9,70,934 की, ठीक है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। अब ये इंस्टॉलमेंट पूरी की पूरी मैं 35 लाख से माइनस नहीं करूंगा, हम कहेंगे इस 970 में 420 का इंटरेस्ट है और बाकी प्रिंसिपल रीपेमेंट है। जो प्रिंसिपल रीपेमेंट है वो प्रेजेंट वैल्यू है, सही है। तो हमारे ऊपर बाकी कर्जा कितना रह जाएगा, 066। ओके, यूं क्या होगा कि आप मुझे 9,70,000 हर साल देंगे, कितने साल तक देंगे, 5 साल तक। यूं आप मुझे 5 साल के अरसे में कितने पैसे देंगे टोटल, जिसमें से 35 लाख रुपए मेरा प्रिंसिपल है और ऊपर के जो 13,54,670 है वो इंटरेस्ट है। दैट इज द टाइम वैल्यू ऑफ मनी, ठीक है। होगा यूं कि अगर हम इसको 5 साल तक सॉल्व करेंगे तो 5 साल के बाद हमारा जवाब 0 हो जाएगा। मैं आपको शॉर्टकट बता रहा हूं, आप कैलकुलेटर पे टाइप करो 35 लाख, ठीक है, प्रेस कर दो इक्वल। अब आप क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई प्रेस करेंगे तो ANS आगे खुद ही खुद आ जाएगा। इंटरेस्ट रेट कितना है, 12%, माइनस ब्रैकेट में आप इंस्टॉलमेंट लिख दें 970 934, ठीक है। अब आपकी स्क्रीन यूं दिख रही है बेसिकली। अब आप करें प्रेस इक्वल, तो आपकी स्क्रीन पे जवाब आ गया। इक्वल करो, दिखाएगा। ओह, इट्स 1.12, इट्स नॉट 0.12। आप वापस करेंगे, 35 लाख लिखें, ठीक है। अच्छा, अब कितना जवाब आ गया, अब फिर इक्वल प्रेस करें, क्या जवाब लिखा है, ठीक है। फिर इक्वल प्रेस करें, सिर्फ इक्वल प्रेस करते जाओ, आप कुछ भी नहीं करो, ओके। मैं वो करवा रहा हूँ, देखो आपने लिखा 35 लाख, प्रेस कर दिया इक्वल, मल्टीप्लाई बाय 1.12 माइनस 970 934, ठीक है, इक्वल 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 16,40,928, सिर्फ इक्वल प्रेस करते जाएंगे, 866,906, इक्वल, जवाब आ गया 0, सही है। तो 5 साल में अमोटाइज होते होते ये हमारा लोन होगा 0। कॉन्सेप्ट हम क्या पढ़ रहे थे, प्रेजेंट वैल्यू में वैक शामिल नहीं होता और फ्यूचर वैल्यू में, यानी देखा जाए तो ये 48,54,670 और 35 लाख में कोई फर्क नहीं है, एक ही बात है। सिर्फ इतना फर्क है कि ये प्रेजेंट है, इसमें 12% शामिल नहीं है, और ये फ्यूचर है, इसमें 12% शामिल है, ठीक हो गया। अच्छा, अब हमने कॉन्सेप्ट क्या पढ़े थे कि किसी भी प्रोजेक्ट के हम रखेंगे कैश फ्लोज, ठीक है।
टाइम वैल्यू ऑफ मनी में हम प्रॉफिट यूज नहीं करते। बल्कि हम यूज करेंगे रेलेवेंट कैश फ्लोज। प्रॉफिट और कैश फ्लो में क्या डिफरेंस है? करेक्ट। पहली बात, प्रॉफिट अक्रूवल बेसिस पे कैलकुलेट किया जाता है। सेल हुई, पैसे नहीं मिले, मान लिया। परचेजेस की, पैसे दिए नहीं, मान लिया। लेकिन कैश कहेगा नहीं, इनफ्लो उसी को मानना जिसके पैसे मिले, आउटफ्लो उसी को मानना जिसके पैसे दिए। दूसरा, प्रॉफिट कैलकुलेट करते वक्त हम मैचिंग कॉन्सेप्ट का यूज करते हुए डेप्रिसिएशन या अमोर्टाइजेशन कुछ चीजें भी माइनस करते हैं, वो मायने नहीं जाती। ठीक है। अच्छा, पहला तो वी मस्ट बी वेरी मच क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन कैश फ्लोज एंड प्रॉफिट्स। जब हम इनडायरेक्ट मेथड से स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो बनाते हैं IAS 7 में, तो उसमें एक चीज वाजे हो जाती है कि हम प्रॉफिट को कैश में कन्वर्ट करते हैं। फिर जो नॉन कैश एलिमेंट्स होते हैं उनको हम एडलेस करके कैश में कन्वर्ट करते हैं, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज निकालते हैं। अच्छा, ये तो हमें पता है कि कैश फ्लो और प्रॉफिट्स में डिफरेंस है, बट मैंने वर्ड यूज किया है रेलेवेंट। अच्छा, व्हाट इज रेलेवेंट? ये हमने पढ़ा है कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर, कैफ 3 के अंदर, जिसमें जब हम डिसीजन मेकिंग करते हैं तो डिसीजन मेकिंग के अंदर हम सिर्फ उन कैश फ्लोज को अकाउंट फॉर करते हैं जो रेलेवेंट होते हैं। और रेलेवेंट का मकसद अराइज और हमारे फैसले की वजह से जो कैश इनफ्लो या आउटफ्लो अराइज हो या अफेक्ट हो, इंक्रीज या डिक्रीज हो, जिसमें हमने मल्टीपल चीजें पढ़ी। मिसाल हमने पढ़ा कि वो कॉस्ट जो वेरिएबल है, वी आर वेरी मच क्लियर अबाउट द डिफरेंस बिटवीन वेरिएबल कॉस्ट एंड फिक्स्ड कॉस्ट। एक इजाफी यूनिट बनाने की वजह से जो खर्चा आता है उसको हम मार्जिनल या वेरिएबल कहते हैं। अगर हमारा फैसला यह है कि हम मजीद यूनिट्स बनाएंगे, एग्जाम्पल, अभी हमारी प्लांट की कैपेसिटी एक साल में 40,000 यूनिट्स बनाने की है। हम एक नया प्लांट इंस्टॉल कर रहे हैं, करना चाह रहे हैं, करने की प्लान में है, जिसके बाद हमारी मशीन की कैपेसिटी 55,000 हो जाएगी। अभी कितनी है? 40, बाद में कितनी हो जाएगी? 55। हम इस मशीन की वजह से इजाफी 15,000 यूनिट्स बना सकते हैं। उन इजाफी 15,000 यूनिट्स को बनाने का जो खर्चा आएगा, जो मटेरियल लगेगा, जो लेबर लगेगा, जो वेरिएबल ओवरहेड्स लगेंगे, तो रेलेवेंट है। सही है, उसको हम कहते हैं वेरिएबल। फिक्स्ड कॉस्ट में एक होती है अपोर्शन्ड, जो जनरल कॉस्ट है, एक होती है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल। अगर सवाल में देता है डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल फिक्स्ड कॉस्ट, तो वो रेलेवेंट होगी। लेकिन अगर हमारी उस ही जगह पे मशीन इंस्टॉल हो जाएगी, उस ही प्रीमिसेस में मशीन इंस्टॉल हो जाएगी जिसमें एग्जिस्टिंग प्लांट है, तो किराया आप वैसे ही भर रहे हैं, वही प्लांट सुपरवाइजर उसको भी सुपरवाइज कर लेगा, ना इजाफी सैलरी आएगी। सही है। मेंटेनेंस डिपार्टमेंट जहां एग्जिस्टिंग प्लांट को मेंटेन करता है वहां उसको भी मेंटेन कर दिया करेगा। लेकिन अगर कोई खर्चा डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल है, मिसाल हमें प्लांट का कंट्रोलर या एक इंजीनियर रखना पड़ता है जो उस नए प्लांट को लुक आफ्टर करेगा, तो उसकी सैलरी है तो फिक्स्ड, लेकिन अराइज होगी डायरेक्टली एज अ रिजल्ट ऑफ अपॉइंटिंग अ न्यू क्वालिटी कंट्रोलर, वो रेलेवेंट हो जाएगी। इसी तरीके से हम पढ़ते हैं कि जो
इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल कॉस्ट होती है। एग्जिस्टिंग प्लांट सुपरवाइजर को अब हम ज्यादा पैसे देंगे क्योंकि अब वो डबल ड्यूटी देगा या ज्यादा ड्यूटी देगा, तो वो इंक्रीमेंटल कहलाएगी। तो जो इंक्रीमेंटल या डिफरेंशियल एक्स्ट्रा कॉस्ट आएगी वो भी रेलेवेंट मानी जाती है। अच्छा, इसमें एक इंपॉर्टेंट पार्ट, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वो भी रेलेवेंट है। लेट्स से हम ये स्पेस जहां पे प्लांट लगा रहे हैं, ये स्पेस हम किसी और यूज में ला सकते हैं, लेकिन अगर हमने वहां पे प्लांट लगा दिया तो विल बी लूजिंग द अपॉर्चुनिटी टू अर्न द एक्स्ट्रा इनकम जो कि हम कहीं और से कमा रहे थे। जिस तरह हमने लिमिटिंग फैक्टर्स में पढ़ा था कि अगर एक फैक्टर लिमिटिंग है, हम अगर उसको प्रोडक्ट ए पे लगाते थे तो इतना कंट्रीब्यूशन कमाते थे, लेकिन अगर इस प्रोजेक्ट पे लगाएंगे तो जो कंट्रीब्यूशन हम ए से कमाते थे वो हमारा फॉरगो हो जाएगा, वो हम इससे चार्ज करेंगे। इसको हम कहते हैं अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी रेलेवेंट है। ये हमारी जजमेंट है। मैं कैफ 3 में भी बार बार कहता था, यहां पे भी बार बार कह रहा हूं, व्हाट इज रेलेवेंट एंड व्हाट इज नॉट। इट इज नॉट अ कुक बुक अप्रोच, ठीक है। ऐसा नहीं कि रेसिपी है उसको फॉलो करना है तो अच्छी डिश बन जाएगी, ऐसा नहीं है। दिस इज मैटर ऑफ जजमेंट, सब्जेक्टिव है। सिचुएशन में कोई कॉस्ट रेलेवेंट हो सकती है, कोई कॉस्ट इरेलेवेंट हो सकती है, तो हम इसको ऑब्जेक्टिवली जज नहीं कर सकते कि ये हमेशा रेलेवेंट होगी या हमेशा इरेलेवेंट होगी, ऐसा नहीं होगा। ये हम सिचुएशन देखेंगे तो किसी सवाल में वो खर्चा हमें रेलेवेंट दिख रहा होगा, किसी सवाल में वो खर्चा इरेलेवेंट दिख रहा होगा, ठीक है। मिसाल के तौर पे अगर हम एक कस्टमर को यूनिट्स बेचते हैं, हम सोच रहे हैं यार इस कस्टमर को यूनिट बेचना बंद कर दें, यूनिट्स हमारे बाकी बनते रहेंगे, लेकिन 4000 यूनिट जो कस्टमर एक्स को हम दिया करते थे वो नहीं देंगे, लेकिन प्लांट तो अपनी जगह पे कायम रहेगा ना, वहां आपकी फिक्स्ड कॉस्ट इरेलेवेंट है। लेकिन अगर हम सोच रहे हैं कि पूरा का पूरा प्लांट बंद करके आउटसोर्स करवा दें, तो जो फैक्ट्री का किराया है वो भी बच जाएगा। कस्टमर को चीज ना बेचने पर किराया नहीं बच रहा था, सैलरीज नहीं बच रही थी, बिजली का बिल नहीं बच रहा था, लेकिन अगर हमने पूरा का पूरा प्लांट ही वाइंड अप कर दिया तो ये खर्चे बच जाएंगे। तो क्या प्लांट का रेंट रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है? कस्टमर वाली केस में इरेलेवेंट है, फैक्ट्री वाइंड अप करने वाले केस में रेलेवेंट है। सिचुएशन चेंज करेगी। एक तो हमने इस हवाले से देखा। दूसरा, हमने अजम्पशंस पढ़ी थी that all cash flows will arise at the end of the year। हालांकि ये अजम्पशन चैलेंजेबल है, तमाम अजम्पशंस चैलेंजेबल ही होती हैं कि हम अगर एक मशीन से 36,000 यूनिट्स बनाएंगे तो हम कह सकते थे कि रोज के बुनियाद पर 100 बनाएंगे। ये कह के नहीं नहीं नहीं, पूरे के पूरे 36,000 यूनिट्स एज ए 31 दिसंबर पे बनाए जाएंगे, बेचे जाएंगे, उसकी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट भी दिसंबर में आएगी और उसके सेल्स रेवेन्यू भी दिसंबर में आएगा। हम बोले ये क्या बात कर दी, लेकिन टाइम वैल्यू ऑफ मनी में ये हमारी अजम्पशन है। अच्छा, यही टाइम वैल्यू ऑफ मनी, यही प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू हम आगे जाके बॉन्ड वैल्यूएशन में भी यूज करेंगे, बिजनेस वैल्यूएशन में यूज करेंगे। वहां ये अजम्पशन चैलेंज हो सकती है, ठीक है। मिसाल, एक साल का इंटरेस्ट रेट 12% है, मैं एक बॉन्ड में पैसे इन्वेस्ट करता हूं, एक बॉन्ड ऐसा है जो मुझे 12% क्वार्टरली पे करेगा, यानी अगर 1000 रुपए का बॉन्ड है, 12% उसमें 120 रुपए का, वो मुझे 30 करके पे करेगा मार्च में, जून में, सितंबर में, दिसंबर में। और दूसरा बॉन्ड है जो कि मुझे 13% पे करेगा, लेकिन सारा का सारा आखिर में। तो 12% अच्छे कि 13% अच्छे? यहां पे कंफ्यूजन होगी क्योंकि वो 130 की 30 एक साथ मिल रहे हैं, यहां पे 30 करके मुझे मिल रहे हैं। तो वो जो पहले क्वार्टर में 30 मिले थे उसको मैं मजीद 9 महीने के लिए इन्वेस्ट कर सकता हूं ना, कंपाउंड कर सकता हूं ना। जो जून में मिलेंगे उसको मजीद 2 महीने 6 महीने के लिए कर सकता हूं। यहां पे हम इफेक्टिव इंटरेस्ट वाली बात करते हैं। बॉन्ड वैल्यूएशन में कैलकुलेशन हमारी वही टाइम वैल्यू ऑफ मनी की होगी, लेकिन वहां हम इस असम्पशन को चैलेंज कर सकते हैं।
लेकिन जब इन्वेस्टमेंट अप्रेजल की बात हो रही है, जब कैपिटल बजटिंग की बात हो रही है, तो ये चैलेंज अजम्पशन चैलेंज नहीं की जाएगी। ठीक है, ओके। अब मैं एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, हम उस क्वेश्चन को रीड करते हैं। हमें टाइम जज करना है। टाइम जज करने का मकसद हमने देखा था, एक होता है T0, ठीक है। T0 का मकसद क्या होता है? यानी इसमें वैक अज्यूम नहीं किया जा सकता। ये प्रिंसिपल का प्रिंसिपल है। जैसे मैंने अपने तरफ से 50 लाख रुपए उठा के टोयोटा को दे दिए, ठीक है। उस ही दिन आपने मुझे 15 लाख रुपए दे दिए, तो क्या मैं 15 के 15 प्रिंसिपल में से माइनस कर दूंगा? हाँ, क्योंकि अभी दिए। लेकिन यही 15 अगर आप साल के बाद देते तो मैं कहता क्या हो गया, 35 थोड़ी होंगे, क्योंकि मैं 50 के ऊपर पहले 12% लगाता, 6 लाख रुपए चढ़ गए, अब आपके ऊपर 56 लाख रुपए की लायबिलिटी है। जब आप मुझे 15 देंगे तो मैं 6 लाख रुपए इंटरेस्ट के काटूंगा और बाकी 9 लाख रुपए आपके प्रिंसिपल के काटूंगा। लेकिन अगर आज दो तो मैं 15 के 15 आपके प्रिंसिपल में से अज्यूम कर लूंगा। T0 इज इमीडिएटली, या इसको क्या कहा जाएगा, दिस वुड बी द स्टार्ट ऑफ फर्स्ट ईयर। T1 का मकसद क्या, एंड ऑफ फर्स्ट ईयर और स्टार्ट ऑफ सेकेंड ईयर। बना कहने का मकसद कि इसके जो भी क्वेश्चंस आएंगे उसमें एग्जामिनर और हमारे दरमियान एक सीजफायर है कि हम इन अजम्पशन को फॉलो करेंगे। ठीक है, सवाल की तरफ आते हैं। ये सवाल MFA लेवल का नहीं है, लेकिन रेलेवेंट कैश फ्लोज को जज करने में हमें ये सवाल बड़ा हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, हम देखते हैं कि हम कितने हद तक उस कैश फ्लोज को जज कर सकते हैं कि रेलेवेंट है या नहीं है और कौन से साल में है। ये दो मेन चीजें हैं, पहला रेलेवेंट है या नहीं है, दूसरा कौन से टाइम पे आएगा। ये हमारी बी फार्म इज अ फ्रूट फार्म which has the opportunity to buy land from the adjacent farm for $100,000, so doubling the size of the farm. Mr. B, who owns B farm, wants to buy the extra land now in order to provide employment for his son, who will work start immediately. The value of the land will be $160,000 in 5 years time. अच्छा, what is decision to be taken? एक फार्म बी फार्म ऑलरेडी मौजूद है अपनी जगह पे, उसके बगल में एक और ज़मीन बिक रही है $1,00,000 की। जो बी फार्म का मालिक है मिस्टर बी, वो सोच रहा है कि यार ये बराबर वाली ज़मीन भी खरीद लूँ। अच्छा, वो ज़मीन कितनी बड़ी है, उसी की जितनी, डबल हो जाएगी। यानी अगर मेरी लेट्स से 50 एकड़ है तो वो भी 50 एकड़ पे होगी, डबल हो जाएगी साइज। हम सोच रहे हैं कि अपना मेरा जो बेटा है उसको लगा देंगे, वो संभालता रहेगा। अगर हम बेटे की जगह पे किसी और को लगाते तो उसको तनख्वाह देते। अगर बेटा काम करेगा तो कहीं जहां और काम कर सकता था वहां से वो भी अपनी अपॉर्चुनिटी लूज करे। तो बेटा हुआ तो क्या हुआ, बंदा तो है ना। 5 साल के बाद इस जमीन की मालियत 1,60,000 हो जाएगी। अच्छा, ये डिसीजन को अंजाम देने के लिए जरूरी है, अगर मैं ₹1,00,000 को आउटफ्लो डाल दूं, हालांकि लैंड की तो इनफाइनाइट वैल्यू है ना, अगर मैं इसको रख लूँ 5 साल के लिए सिर्फ कैश फ्लोज रखूँ तो मैं इसको जज नहीं कर पाऊंगा। ऐसा नहीं है कि मैं 5 साल के बाद ज़मीन को बेच ही दूंगा, लेकिन मैं रेलेवेंट ज़रूर मानूंगा कि आज अगर मैं ₹1,00,000 दूंगा तो ज़मीन 5 साल के बाद 1,60,000 की हो जाएगी। एक कॉमन प्रैक्टिस आप थ्रू आउट देखेंगे, हम जितने भी सवाल करेंगे उनमें से उमूमन जो ज़िंदगी दी जाएगी ना प्रोजेक्ट की, वो 4 से 5 साल दी जाएगी, 10-10, 12-12 साल नहीं होगा। उसकी एक वजह है IAS 36। देखिए, हम अल्टीमेटली कोई कॉस्ट अकाउंटेंट तो नहीं बनने वाले ना, हम तो चार्टर्ड अकाउंटेंट्स बनने वाले। तो कॉस्ट अकाउंटिंग या फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़ाने का बेसिकली मकसद ये है कि ऑडिटर कल को जब किसी कंपनी की ऑडिट पे जाएगा तो उसको अंदाजा तो होना, चीजें वर्क किस तरीके से करती हैं। IAS 36 में एक
टर्म आता है वैल्यू इन यूज। वैल्यू इन यूज का मकसद है कि जितने भी एस्टिमेटेड कैश फ्लोज हैं फ्रॉम कंटिन्यूइंग यूज ऑफ एन एसेट, उनकी डिस्काउंटेड प्रेजेंट वैल्यू क्या होगी। वो कहता है कि जो कैश फ्लो प्रोजेक्शंस हैं वो 5 साल से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, ये IAS 36 कहता है। उस वजह से क्या होता है कि हम जितने भी सवालात टाइम वैल्यू ऑफ मनी के करते हैं उसमें जो लाइफ दी जाएगी प्रोजेक्ट की वो 4 से 5 साल होगी। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन हैज बीन प्रोवाइडेड। Mr. B's existing customer, which is a fruit drinks manufacturer, has assured him that they will buy all the fruit he can harvest each year at an existing price of $9 per ton. The cost of buying and planting the fruit bushes will be $16,000, which will be paid immediately. अच्छा, हम तो ज़मीन खरीद रहे हैं, उस पर बाग तो नहीं है ना, हम क्या करेंगे, उसमें झाड़ियाँ लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, ये भी होता है कि झाड़ियाँ पहले ही साल से फल देना शुरू करें, ऐसा ज़रूरी नहीं है। तो एक हमारा खर्चा आएगा 16,000 रुपये का उसकी झाड़ियाँ लगाने का। फॉर द फर्स्ट 2 years ऑफ ऑपरेशन देयर विल बी नो फ्रूट यील्ड as the bushes need to mature before they can be harvested. Meanwhile, chemical fertilizers and pesticides will need to be applied to the land to ensure the bushes are healthy at a cost of $11,000 each year from the first year. अच्छा, फर्टिलाइजर किसको कहते हैं? हम कहते हैं खाद, जमीन को हम खाद देते हैं। और पेस्टिसाइड्स अद्वियात होती हैं, ठीक है, कीड़े मकोड़े कुछ बीमारियां लग जाती हैं फसलों को, उससे बचाने के लिए। ये हमें हर साल देनी है, पहले साल से लेकर, और कितने कितने की है? 11,000 की। मिस्टर बी's son will take a salary of $15,000 per annum. The fruit harvest is predicted to be, पहले साल में कोई नहीं आएगा, दूसरे साल में कोई नहीं आएगा, तीसरे साल में 14,000 टन फ्रूट निकलेगा, जो कि हम किस रेट पे बेचेंगे? 9 रुपए के हिसाब से, ठीक है, $9 के हिसाब से। 18,000 टन निकलेगा चौथे साल में और 24,000 टन निकलेगा 5वें साल में। अच्छा, ये पिकिंग करेगा कौन? दरख्तों में से हार्वेस्टिंग कैसे होगी? क्या मशीन करेगी? तो कहता है हार्वेस्टिंग इज लेबर इंटेंसिव प्रोसेस परफॉर्म बाय टेम्पररी लेबरर्स। द कॉस्ट ऑफ टेम्पररी लेबर इज डायरेक्टली रिलेटेड टू द अमाउंट ऑफ फ्रूट हार्वेस्टेड, ठीक है, वेरिएबल है, फिक्स्ड है, variable directly attributed to the amount of fruit harvested. In year 3 the wage cost of temporary labor is expected to be 12,000 और तीसरे साल में फ्रूट कितना निकल रहा है? 14,000 टन। अगर 14,000 टन निकालने का खर्चा 12,000 है तो चौथे साल में कितना होगा? 21? इज इट लाइक 12,000 डिवाइडेड बाय 14,000? ओके, ठीक है, तो हम क्या करेंगे? $12,000 को डिवाइड करेंगे 14,000 टन से, तो हमारी कॉस्ट पर टन आ जाएगी 0.85 या कुछ, मल्टीप्लाई करेंगे उसको 18,000 टन से। अच्छा, अब आगे का समझिएगा। द एग्जिस्टिंग फार्म, एग्जिस्टिंग यानी जो उसके बापूजी चला रहे हैं। द एग्जिस्टिंग फार्म हैज ओवरहेड्स ऑफ $31,250। भाई ये तो एग्जिस्टिंग के, हमारा क्या? 20% of this relates to the farm office. $10,000 is depreciation and balance is variable cost. लेकिन ये तो existing farm की है। In the first year of operation, variable overhead will increase in proportion to the increased size of farm. Farm हमारा कितनी साइज से बढ़ रहा है? डबल हो रहा है, तो वेरिएबल कॉस्ट भी क्या हो जाएगी? डबल हो जाएगी। बट in the subsequent years, efficiencies are expected to arise, causing the variable overheads to reduce at a rate of 5% each year until year 3, after which there will be no further reductions. Next, a new tractor and more spraying equipment will be needed for the expanded farm. The old tractor and equipment will be sold immediately for $46,000. The new equipment will be purchased for $150,000, which will be payable in 2 equal installments. 1.5 लाख की equal installment मतलब 75-75, one immediately
and one in a year's time. Depreciation will be charged on a straight line basis. Next, alternative storage will be required for the new equipment as the existing barn is too small. The existing barn could be extended at a cost of $40,000, option number 1. A deposit would be paid immediately to the builders amounting to the half of the total cost. वो अभी देना है, and the rest would be paid on the completion of work in 1 year's time. Instead of extending the existing barn, a storage unit could be rented from a near neighbor. The rental would be $8,500 per year for 5 years, payable in advance each year. B farm's cost of capital is 10%. Assume that all cash flows occur at the end of the year unless otherwise stated. जहां कहा नहीं गया एडवांस का या इमीडिएटली का, आपने अपने तरफ से अज्यूम ये करना है कि तमाम कैश फ्लोज, देखो दिस इज लाइक ग्रेविटी भाई, अगर मैं चीज को पकड़ के रखूंगा तो अलग बात है, लेकिन छोड़ूंगा तो गिरेगी, इसके हवाले से कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। अगर मैंने कुछ नहीं कहा तो कैश फ्लो कहां जाएगा? साल के आखिर पे। अगर पकड़ के रखा, एडवांस बोल दिया, अगर इमीडिएटली बोल दिया तो हम ईयर 0 पे रखेंगे, स्टार्ट पे रखेंगे। अगर कुछ बोला नहीं तो आखिर, ठीक है। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हमारे पास क्या क्या कैश फ्लोज है और उसकी वर्किंग्स देखते हैं। क्वेश्चन है बी फॉर्म रिक्वायर क्या करता है? यूजिंग द डिस्काउंट टेबल एक्सट्रैक्ट्स प्रोवाइडेड, जो कि हमें नहीं प्रोवाइडेड और ना ही हम यूज करेंगे एक्सट्रैक्ट्स को। कैलकुलेट द नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोपोज्ड एक्सपेंशन ओवर अ 5 ईयर टाइम पीरियड। अच्छा, 5 ईयर में क्या करेंगे? एक आ गया ईयर 0, ईयर 0 का मकसद हमें पता है। दूसरा आ गया ईयर 1, 2, ईयर 3, ईयर 4, ईयर 5, ठीक है। अच्छा, अब हम बारी बारी देखते चलते हैं कि कौन कौन से कैश फ्लोज रेलेवेंट है और कब है। सबसे पहला, we have an opportunity to buy the land for $100,000. सवाल, इन्वेस्टमेंट इन लैंड रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है, क्योंकि लैंड खरीदेंगे तो पैसे देने पड़ेंगे। कितनी है और कब है? स्टार्ट में है और 1 लाख। फिर ईयर 1 में कुछ नहीं देना, 2 में कुछ नहीं देना, 3 में कुछ नहीं देना, 4 में कुछ नहीं देना, और ये जमीन की मालियत कितनी हो जाएगी? 1,60,000। रेलेवेंट है इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है। कौन से साल में? 5वें साल में। इनफ्लो आउटफ्लो, क्योंकि आज मुझे जमीन खरीदनी पड़ेगी और जब खरीदूंगा तो 5 साल के बाद उसकी वैल्यू बचेगी। मैं ये नहीं कह रहा कि हम उसको बेच ही देंगे, लेकिन अब अगर आपको प्रोजेक्ट करना है तो फिर तो 100 साल की ज़मीन का कर लो, फिर तो 50 साल की ज़मीन का कर लो। इतना हम कैलकुलेशन कर नहीं सकते, तो उसने हमें क्या कर दिया कि इसको 1,60,000 में सोचो के बेच दिया। अगला, कॉस्ट ऑफ बाइंग एंड प्लांटिंग द फ्रूट बुशेस। सवाल, रेलेवेंट है इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है। कितनी कॉस्ट है? 16,000। कब आएगी? इमीडिएटली, मतलब ईयर 0। और फिर इसका मजीद कोई भी खर्चा नहीं है। फर्टिलाइजर्स एंड पेस्टिसाइड्स, रेलेवेंट है इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है। कितनी? 11,000। कब से? पहले साल से। इनफ्लो आउटफ्लो, ओके। सैलरी, रेलेवेंट इरेलेवेंट? क्यों? बेटा है, अपॉर्चुनिटी कि भाई बेटा है तो क्या हुआ? जो मैं पैसे लगा रहा हूं
उसका रिटर्न में अलग मांगूंगा, और जो मैं बेटा लगा रहा हूं उसका रिटर्न में अलग मांगूंगा। भाई जो बंदा लग रहा है वो भी अपना रिटर्न मांगेगा, और जो पैसे लग रहे हैं, तो जो पैसों का रिटर्न है वो तो 10% है, वो तो आखिर में हिसाब करेंगे, लेकिन जो बेटा काम करेगा उसकी तनख्वाह भी तो प्रोजेक्ट को देनी पड़ेगी ना। कितनी है? हर साल। और जब कहा नहीं तो एंड ऑफ ईयर। ओके, फ्रूट सेल्स, पहले साल में कितना फ्रूट है? 0। दूसरे साल में 0। तीसरे साल में बुशेस हार्वेस्ट मैच्योर हो चुकी हैं, तो कितना टन निकाल रहे हैं? 14,000 टन। और हर टन कितने का बेच रहे हैं? $9 का। कितना पैसा मिलेगा? 1 लाख इनफ्लो तीसरे साल का। चौथे साल में 18,000 टन, 9 रुपए के हिसाब से कितना? 62,000, 000। ठीक है। पांचवा साल 24,000 टन, 2 लाख, 000। ठीक है। नेक्स्ट इज लेबर वेजेस। रेलेवेंट है या इरेलेवेंट है? रेलेवेंट है। कौन से साल में आएगा पहला? ईयर 3 का कितना है? 12,000। लेकिन दिस इज नॉट फिक्स्ड। तो हमने ये देखा कि जो लेबर वेजेस है दैट इज वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू दैट अमाउंट ऑफ फ्रूट हार्वेस्टेड। तो हम निकालते हैं 12,000 का खर्चा आएगा कितने टन हार्वेस्ट करने पे? 14,000 टन हार्वेस्ट करने पर। तो पर टन हमारी कॉस्ट कितनी है? 0 पॉइंट समथिंग होगा ना? 0.857। अच्छा, क्योंकि चौथे साल में हम प्रोड्यूस कर रहे हैं 18,000 टन, तो उसकी कॉस्ट कितनी आएगी? 15,000। और पांचवें साल में हम हार्वेस्ट करेंगे 24,000 टन। $20,070 ओके। क्योंकि वेरिएबल है तो हमारा खर्चा है 15,428 और पांचवें साल में है 20,571। सो इज इट लाइक 12,000 डिवाइडेड बाय 14,000 मल्टीप्लाई बाय 18,000? ऐसा है ना? ओके। नेक्स्ट, existing farm has overheads of 31,250. Overheads पहले हम रखे existing। टोटल ओवरहेड्स कितने हैं? 31,250, जिसमें से कितना? 6,250। भाई फॉर्म ऑफिस तो डबल करने की जरूरत नहीं ना, एक ही ऑफिस से दोनों बाप बेटा काम कर लेंगे। अच्छा, उसके अलावा एक है डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन क्योंकि एक नॉन कैश कॉस्ट है तो प्रॉफिट में तो इसको माना जाएगा, लेकिन कैश फ्लो में डेप्रिसिएशन को कभी भी माना नहीं जाएगा, जो कि कितनी है? 10। बाकी हमारा खर्चा रह गया 15,000। लेकिन ये एग्जिस्टिंग फार्म का है, दिस इज वेरिएबल ओवरहेड, इससे हमारा ऐसा कोई ताल्लुक नहीं है।
लेकिन इसने क्या कहा है कि जब बाप बेटा मिलके काम करेंगे तो टोटल वेरिएबल ओवरहेड पहले साल में कितना होगा, डबल हो जाएगा, यानी 15,000 का। इसमें से जो एग्जिस्टिंग ओवरहेड है वो कितना है, 15,000। भाई वो तो वैसे ही आ रहा है, चाहे हम फार्म को डबल करें ना करें, 15,000 की कॉस्ट तो आ ही रही है, लेकिन मजीद जो 15,000 का खर्चा है वो सिर्फ उस सूरत में आएगा जब हम फार्म को डबल करेंगे। फिर इसने कहा है कि इकोनॉमीज ऑफ स्केल आएंगे, एफिशिएंसीज होंगे, और एफिशिएंसीज की वजह से क्या होगा, अगले साल का खर्चा 5% कम हो जाएगा। किसका 5% कम होगा, 30,000 का टोटल का, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। तो 30,000 का 5% बना 1,500, यानी बाकी बना अगर हम इस फार्म साइज को डबल ना करते थे तो हमारा 15,000 ही आना था। तो ये पूरा का पूरा फायदा रेलेवेंट माना जाएगा, उसको तो आधा आधा करने की जरूरत नहीं है। अगर ये 5% वैसे ही कम होता तो मैं उसका फेवर बेनिफिट ना लेता, लेकिन मेरी वजह से हो रहा है तो रेलेवेंट मानेंगे कितना, 13,500। फिर कहता है तीसरे साल में ये मजीद 5% कम हो जाएगा, तो 28,500 का 95% कितना बनेगा, 27,000, जिसमें से एग्जिस्टिंग फार्म का कितना है, वो तो 15 ही है, बाकी रह गया। और चौथे साल में कितना होगा, सेम। पांचवें साल में कितना होगा, सेम। तो ये तीसरे से लेकर 5वें साल का हो गया। ओके, तो दिस इज वेरिएबल ओवरहेड। ये जीरो में कोई नहीं आएगा। पहले साल में वेरिएबल ओवरहेड 15,000 का है आउटफ्लो, दूसरे साल में 13,500 का है, फिर ये 12,075 का है। ओके, अच्छा, अगला है न्यू ट्रैक्टर एंड मोर स्प्रिंग इक्विपमेंट। जो पुराना ट्रैक्टर है उसको क्या करेंगे, बेच देंगे। कितना पैसा मिलेगा, रेलेवेंट इररेलेवेंट, रेलेवेंट। बेचेंगे किस वजह से, नए फॉर्म खरीदने की वजह से। अगर हम नया फॉर्म नहीं खरीदते तो पुराना ही चला लेंगे। नया फॉर्म की वजह से पुराने को बेचना पड़ेगा, जिससे कितने पैसे मिलेंगे, 40। कब मिलेंगे, इमीडिएटली, इनफ्लो। और हमें क्या करना पड़ेगा, न्यू इक्विपमेंट खरीदनी पड़ेगी। न्यू इक्विपमेंट कितने की है, 1.5 लाख। कब देने हैं, आधे अभी, आधे कितने बाद में, 1 साल। ओके, तो $150,000 है, विल बी पेबल इन 2 इक्वल इंस्टॉलमेंट्स, 1 इमीडिएटली एंड 1 इन अ ईयर्स टाइम। अच्छा, अब एक डिसीजन है कि हमें स्टोरेज चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 कि हम खुद एक्सपेंशन कर लें, ऑप्शन नंबर 2 किराए पे ले लें। अब यहां पे जो हतमी फैसला होगा वो आएगा। तो मैं देख लेता हूं कि अगर मैं स्टोरेज के लिए क्या करता हूं, एक्सपेंशन करता हूं, तो कितना खर्च आएगा, 40 का, जिसमें से 20 अभी देने हैं और 20 1 साल बाद। अब ध्यान दीजिएगा, जो आज के 20,000 हैं वो तो प्रेजेंट ही है, तो आज का 1 रुपया 1 रुपया है, इसमें कोई टाइम वैल्यू ऑफ मनी नहीं है। प्लस
जो बाकी 20,000 दूंगा वो कब दूंगा? 1 साल बाद। और क्योंकि मैं 1 साल बाद दूंगा तो उसमें 1 साल का इंटरेस्ट भी तो शामिल होगा ना, तो मैं उसमें से 1 साल का इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करूंगा? डिवाइड कर दूंगा 1.1 से। सही है? इसमें से टाइम वैल्यू ऑफ मनी को अज्यूम करना पॉसिबल नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट ही है, लेकिन ये 20 पूरे के पूरे प्रिंसिपल के नहीं होंगे, इसमें इंटरेस्ट भी शामिल होगा। तो ये बन जाएगा कितना? 19,190। हाँ ओके, ये 18,180 और ये 20, 38,000। ये प्रेजेंट है, ये ऑप्शन नंबर 1 है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है कि हम नियर नेबर से रेंट पे ले सकते हैं। कितना रेंट है? 8,500 का। कितने साल के लिए चाहिए होगा? अगर 1 साल का 8,500 तो 5 साल का कितना होगा? 42,500। लेकिन ऐसा बोलना गलत है क्योंकि वो सिंपल एवरेज है, यानी 1 + 2 + 3 + 4 ऐसे हम करके कर रहे हैं। हम हर साल को 1 की वैल्यू नहीं दे सकते। सही है? तो हमें क्या करना है? एडवांस में देने हैं ना, यानी 8,500 अभी देने हैं प्लस 8,500 अगले साल देने हैं, जिसमें से हम 1 साल का इंटरेस्ट निकालते हैं, प्लस तीसरे 8,500 दूसरे साल के आखिर में देने हैं, प्लस चौथे 8,500 तीसरे साल के आखिर में देने हैं, और पांचवें 8,500 चौथे साल के आखिर में देने हैं। ठीक है? हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या दूसरा हम कैलकुलेट करते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स। ठीक है? डिस्काउंट फैक्टर्स का मकसद क्या होगा? हम इसकी जगह पे लिख रहे होंगे 0.909। ठीक है? इट्स 1 डिवाइडेड बाय 1.1। व्हाट डज दिस मीन? ये हम नेट ऑफ कर रहे हैं। जो 1 रुपया है साल भर बाद का, वो 110% है, तो 100% कितना होगा? 0.909। दूसरे साल का कितना होता है? 0.826। इसका समझेंगे, मकसद समझेंगे। आज के 826 रुपए 2 साल बाद 1,000 रुपए हो जाएंगे। आज के 909 रुपए साल के बाद 1,000 हो जाएंगे। आज के 751 रुपए 3 साल बाद 1,000 रुपए हो जाएंगे। आज के 683 रुपए 4 साल बाद 1,000 रुपए हो जाएंगे। तो हम इसको डिस्काउंट करते हैं। हम इसमें समझते हैं कि अगर कैश फ्लो कांस्टेंट है, ठीक है, मतलब 8,500 को 909 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस 8,500 को मैंने 751 से मल्टीप्लाई करना है, 683 से मल्टीप्लाई करना है, 621 से मल्टीप्लाई करना है। अगर इन्हीं से मल्टीप्लाई करना है तो कैसा हो हम इनको आपस में प्लस करके एक ही बार 8,500 से मल्टीप्लाई कर लें। मैथ्स है, सोच के सकते हैं। पहला मैं ऑप्शन दे रहा हूं कि इसको 8,500 से मल्टीप्लाई करो, इसको 8,500, इसको 8,500, इसको 8,500 से मल्टीप्लाई करो और सबको आपस में प्लस कर दो। जबकि मैथ्स कहती है कि 8,500 को अगर मैं कॉमन ले लूं और पहले इन सबको प्लस कर देता हूं, तो ये बन रहा है 3.169। दुरुस्त है? और मैं 3.169 से ही मल्टीप्लाई कर दूं 8,500 से, तो मेरा मानना है जवाब सेम आना चाहिए। इसको हम कहते हैं एन्युटी फैक्टर। व्हाट इज एन्युटी फैक्टर? सम ऑफ discount factors is यानी अगर एन्युटी फैक्टर आज तक दुनिया में कोई इजाद ना करता था तो कोई मसला नहीं था, हम चल रहे थे। लेकिन एक शॉर्टकट है। हमने एन्युटी फैक्टर का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? 1 - 1 + i। यहां पे i कितना है? 10%। साल कितने हैं? 4।
डिवाइडेड बाय 0.1। अगर ऐसे निकालेंगे तो भी हमारा आंसर डायरेक्टली ये आएगा। फिर आपने एक पढ़ा था एन्युटी ड्यू, ठीक है, और एन्युटी एडवांस। यहां पे हम पैसे कब से दे रहे हैं, एडवांस में दे रहे हैं या एन्युटी या एरियर्स में दे रहे हैं, एडवांस में। तो हमें क्या करना है, इसमें ईयर 0 का 1 भी प्लस करना है, यानी 5 कैश फ्लोज, ईयर 0 1 2 3 4। तो 1 2 3 4 का 909 826 751 683 है और इसका 1 है। हम क्या करते हैं 3.170 में प्लस कर देते हैं 1। तो ये सारी पंचायत के बजाय हम अगर ये करें कि 8500 को कॉमन ले लें और 4.169 से मल्टीप्लाई कर दें। 4.170 में से 3.170 तो एनईटी है, प्लस कर दिया 1। तो हमारे किराया कितना बनेगा प्रेजेंट वैल्यू के हिसाब से, 35,000, क्योंकि ये खर्चा है। तो क्या बेहतर है, आज के हिसाब से 38,180 रुपये देना या आज के हिसाब से 35,450 देना, 35,450 देना। हमने यहाँ पे एक डिसीजन ले लिया कि रेंट पे लेना ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसी फैसले को हम यहाँ पे लेके आ जाएंगे। तो हमने क्या कर दिया, स्टोरेज सेंस, ऑप्शन नंबर 1 8,500 8,500 8,500 8,500 8,500 याद रखो। वैसे भी आपको डिस्काउंट करना है ना, तो ये ऑलरेडी डिस्काउंटेड है। तो मैं यहां पे 35,450 रखूं या 4 साल में 8,500 रखूं, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेट्स से मैं 8,500 रख लेता हूं। ईयर 0 में देने हैं, 1 में देने हैं, तीसरे की शुरुआत, चौथे की शुरुआत, पांचवे की शुरुआत, ठीक है। ओके, आई एम डन विथ कैश फ्लोज नाउ। अगर ये सब का जवाब पॉजिटिव आता है तो इतना तो तय है कि बच्चे को तो लगा देना चाहिए। अगर इन्हीं का जवाब नेगेटिव आ गया तो हम बोलेंगे बच्चे को यहां जलील करने की जरूरत नहीं है, इससे बेहतर कहीं कमा सकता है। तो हमने कह दिया कि चलो देखते हैं कि पहले हमें अपने बच्चे को यहां पे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए। इसको हमने कह दिया नेट कैश फ्लोज। आप ये देख रहे हैं कि हमने ईयर 0 में 1,53,500 देने हैं। अब ये मिस्टर बी अपनी जेब से दे रहा है मिसाल, या मिस्टर बी बैंक से लोन लेके दे रहा है मिसाल, या बैंक मिस्टर बी के पास कोई शेयर होल्डर्स हैं उनसे पैसे लेके दे रहा है। तो बेटे को लगाना एक डिसीजन है और ज़मीन में पैसे लगाना दूसरा डिसीजन है। हम बात करें पैसे लगाने चाहिए नहीं लगाने चाहिए। मैं जो 1,53,500 लगाऊंगा वो तो ईयर 0 के हिसाब से इसमें किसी किस्म का कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। लेकिन जब साल भर बाद लगाऊंगा 1,24,500 तो इसमें इंक्लूसिव है इंटरेस्ट 1 साल का 10%, इसमें 2 साल का इंटरेस्ट इंक्लूसिव है, इसमें 3 साल का, 4 साल का, 5 साल का। हम इन सबको ऐसे प्लस नहीं कर सकते। जिस तरह मैथ्स में आपने पढ़ा है कि x प्लस वाई आपस में ऐड हो सकते हैं, x और y आपस में प्लस नहीं हो सकते ना। यूँ समझ लो कि इनके यूनिट्स ही अलग है, 1 किलोग्राम 1 लीटर है, ये आपस में प्लस नहीं हो सकते। जब तक हम इनको कन्वर्ट करके 1 यूनिट में नहीं लेके आते तब तक ये आपस में प्लस नहीं की जा सकते, ठीक है। घंटे और मिनट को आपस में प्लस नहीं किया जा सकता। घंटों को मिनट कर दो या मिनट को घंटा कर दो तो जुड़ सकता है, लेकिन नहीं तो आपको अलग अलग बताना पड़ेगा कि 12:15 सही है। आप 27 तो नहीं बोल सकते ना। ऐसे ही हर अलग साल के कैश फ्लोज को आपस में जोड़ा नहीं जा सकता, क्योंकि टाइम वैल्यू ऑफ मनी कहता है कि ये जाती और है, ये आपस में नहीं जुड़ सकते, ये अलग अलग ही रहेंगे। हमें इनको एक कैलिबर पे लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इनमें से जो फर्क है टाइम वैल्यू है उसको हटा के ईयर 0 पे लाना पड़ेगा। तो हमने क्या करना है, इसको करना है डिस्काउंट। तो डिस्काउंट के लिए हम लगाते हैं डिस्काउंट फैक्टर्स। भाई आज के 1 रुपया का वैल्यू तो 1 रुपये ही है। ये मैं इन्फ्लेशन की वजह से नहीं कह रहा हूं, ये मैं कह रहा हूं कि आज अगर मैं किसी से 1,53,500 लेके वापस कर दूं
तो पूरे के पूरे प्रिंसिपल में से ही कट जाएंगे ना। तो आज के 153,500 तो वही वैल्यू रखेंगे। लेकिन अगर आज मैं किसी से 1,24,500 लेकर साल भर बाद उसको 1,24,500 दूं, तो वो 1,24,500 को तस्लीम तो नहीं करेगा ना। इसमें काउंट होगा 0.826, यानी 2 साल बाद का 1 रुपया आज के 82.6 सेंट्स की वैल्यू रखता है। तो इसकी क्या बनेगी वैल्यू? 39,029 69। इसका मकसद भी समझ लें कि अगर मैं किसी को 2 साल बाद 48 देता हूं, तो वो 48 के 48 प्रिंसिपल में से माइनस नहीं करेगा, वो प्रिंसिपल में से माइनस करेगा 39,670। जो बाकी डिफरेंस है वो इंटरेस्ट सूद में काट लेगा। अच्छा, तीसरे साल के 1 रुपए की कदर होती है 0.751। अब जब मिस्टर बी को आप 67,425 रुपए देंगे, तो वो पूरे के पूरे 1,53,500 में से नहीं उड़ा देगा। वो बोलेगा भाई आपने मुझसे कब लिए थे, आप मुझे कब दे रहे हो। तो इसकी वैल्यू क्या बनेगी? तो इसमें जो डिफरेंस मिस्टर बी काट रहा है वो 3 साल का सूद काट रहा है। इसी तरीके से मिस्टर बी को अगर मैं लाख रुपए दे रहा हूं 4 साल बाद, तो वो लाख के लाख रुपए मशीन के खाते में जमा, जमीन के खाते में जमा नहीं करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं उसको अलग टाइम पे दे रहा हूं। तो आज के हिसाब से इसकी वैल्यू क्या बनेगी? करीबन 68,300, अगर वो लाख रुपए 3 रुपए के फर्क के साथ। इसी तरीके से मैं मिस्टर बी को अगर 3,17,000 रुपए 354 रुपए देता हूं आज से 5 साल बाद, अब इनमें फर्क खत्म हो चुका है। अब ये सब एक्सक्लूसिव ऑफ कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, तो इनको हम कहते हैं डिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है। अब ये सिर्फ प्रिंसिपल ही प्रिंसिपल है। तो हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल से पहले इंटरेस्ट निकालते हैं। भाई इसको तो पहले साइड करना है, और ये बिजनेसमैन की कॉमन खासियत होती है। मैं एक किसी दौर में आज से 10-12 साल पहले एक फ्लैट लिया था। सामने मेमन साहब थे। मेमन साहब ने फ्लैट मुझे दिया 38 लाख रुपए का, ठीक है। अच्छा, 38 लाख रुपए के फ्लैट के ऊपर उसने कहा कि आपने मुझे 3 साल की मेंटेनेंस, जो यूनियन फी ना वो एडवांस में देनी है। कहते अभी 5 मिनट रुकिएगा। आपने मुझे जो मेंटेनेंस फी देनी है ना वो एडवांस में देनी है, और वो थी 36,000 रुपये, 3 सालों की मेंटेनेंस फी थी। तो हमने कहा यार 38 लाख रुपए के सौदे पे आप 36,000 रुपये हमसे लेंगे, वो तो राउंड ऑफ मार दें। तो उसने कहा नहीं, 38 लाख रुपए मैं बाद में लूंगा, पहले आप मुझे 36,000 रुपये देंगे। अगर 36,000 नहीं तो मैं 38 लाख भी नहीं लूंगा। अब हमारा दिमाग एक जगह पे था कि आप 38 लाख के सौदे में 36,000 तो इधर उधर हो सकते हैं। उसने एडजस्ट नहीं किया। उसने कहा भाई ये अलग है, ये यूनियन की फी है, ये मेंटेनेंस की फी है। आप जिस बिल्डिंग में रहने जा रहे हो उसके चौकीदार बैठे हैं, उसकी बिजली का बिल आता है, पानी के मोटर चल रहे हैं, लिफ्ट चल रहा है, जनरेटर का डीजल आ रहा है, वो सब इसमें से जा रहा है। मैं क्यों दूं? मैं तो आपसे फ्लैट के पैसे ले रहा हूं, वो मेंटेनेंस मैं अपनी जेब से क्यों दूंगा? वहां से मैंने कॉन्सेप्ट सीखा कि यार ऊपर के पैसे राउंड अप में नहीं उड़ाने चाहिए, नुकसान क्यों करें अपना। हम इसमें से पहले तो अपना इंटरेस्ट निकाल दिया, ठीक है। अब मिस्टर बी बोलेगा हाँ अब बताओ क्या सीन है, क्योंकि उसने अपना जो रिटर्न था 10% वो पहले छप्पड़ कर दिया कि इसको तो साइड करो, इस पे बात नहीं करना। अब देखते हैं कि हमें जमीन खरीदनी चाहिए नहीं खरीदनी चाहिए। अब हम इन सबको प्लस माइनस कर सकते हैं। अब जब इन सबको प्लस माइनस करेंगे तो उसका जवाब आएगा नेट प्रेजेंट वैल्यू।
पॉजिटिव है 9,670। इसमें से बेटे का घर भी बस जाएगा और मेरे जो पैसे हैं उसका रिटर्न भी 10% निकल आया। 10% निकालने के बावजूद भी पॉजिटिव है, यानी मैं 10,000 से भी 10% से भी ज्यादा रिटर्न कमा रहा हूं। तो हम कहते हैं कि एनपीवी जब भी पॉजिटिव होगी हम कहेंगे ये एक्सेप्टेबल है, क्योंकि जो वैल्यू ऑफ मनी है, ध्यान दीजिएगा, बेटा लगा रहा हूं अलग है, पैसे लगा रहा हूं अलग है। बेटे को तनख्वाह दो, मुझे 10% दो। अगर तनख्वाह दे दी 10% नहीं दिया फिर भी नहीं मानूंगा, अगर 10% दे दिया तनख्वाह नहीं दी फिर भी नहीं मानूंगा, क्योंकि मैं 2 चीजें लगा रहा हूं। अगर बेटे की जगह मैं भी लग जाता था तो भी मैं अपनी अपॉर्चुनिटी तो अज्यूम करता ना, ठीक है। तो दिस इज द कॉन्सेप्ट जिसमें हम रेलेवेंट कैश फ्लोज रखेंगे, सिर्फ रेलेवेंट कैश फ्लोज। कोई भी कैश फ्लो जो इररेलेवेंट है हम उसको बोलेंगे बेटा तुम साइड हो जाओ, तुम बीच में क्यों आ रहे हो, क्योंकि आपको तो मेरे फैसले से फर्क ही कोई नहीं पड़ना, ठीक है। इसके साथ मैंने आपको और सवाल दिए हैं, एक पेन लेस है और एक क्लियर कंपनी है।